अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। जो लोग सऊदी से इंडिया छुट्टी पे जाना चाहते हैं, ये उनके लिए गुड न्यूज़ है। अराइवल को लेकर के वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ अलाउ किया है। और उसके बाद जो लोग इंडिया से सऊदी आना चाहते हैं नए वीज़े पे या पुराने वीज़े पे, ये उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी अपडेट है। अगर इस चीज़ को आप ध्यान नहीं देते हैं तो आने के बाद हो सकता है आपको 2 साल तक ये आपके लिए परेशानी बन जाए और 2 साल तक आपको परेशान होना पड़ेगा। और जो लोग सऊदी से इंडिया छुट्टी पे जा चुके हैं और जा करके उसका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ और उसका कफिल या कंपनी उसे नहीं बुला रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए जो उसका वीज़ा एक्सटेंड हो जाए। और भी बहुत सी डिटेल है इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास। अगर आप सऊदी से इंडिया छुट्टी पे जाना चाहते हैं तो जैसे कि आपको भी मालूम है, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से एक गुड न्यूज़ आया है RT-PCR टेस्ट को लेकर के। जो आपने वैक्सीन लगवाया है किसी भी कंट्री में, उस कंट्री से अगर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, जो एयर सुविधा फॉर्म होता है उस फॉर्म में वैक्सीन अपलोड करने का ऑप्शन आता है। वहां आप वैक्सीन को अपलोड कर दें और अपलोड करने के बाद सक्सेसफुल हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट आप ले लें। और प्रिंट आउट ले करके फिर जब आप इंडिया जाते हैं जिस भी एयरपोर्ट पे, वहाँ जाने के बाद जो आपका एयर सुविधा फॉर्म है वहाँ चेक होगा और ऑनलाइन वो चेक कर लेगा कि आपने वैक्सीन जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड किया है या नहीं किया है। अगर आपने फुल डोज वैक्सीन कंप्लीट नहीं किया, आपका अगर फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और थर्ड डोज वैक्सीन कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको RT-PCR टेस्ट कराना लाजिम है। और आप अपना RT-PCR टेस्ट करवा लें और उसके बाद ही आप इंडिया ट्रैवल करें। अगर आपने फुल डोज वैक्सीन कंप्लीट कर लिया है तो आपको RT-PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका वैक्सीन की सर्टिफिकेट है एयर सुविधा पोर्टल पे उसे अपलोड करना है बस। जब आप इंडिया जाते हैं तो इंडिया में आपका कोई टेस्ट नहीं किया जाएगा, ना ही आपका कोई क्वारंटाइन किया जाएगा। पहुंचने के बाद एयर सुविधा फॉर्म है वो देंगे, एक छोटा सा फॉर्मेलिटी होता है, फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद आप आसान तरीके से आप निकल जाएंगे अपने घर जाने के लिए, और कोई दिक्कत। जो लोग इंडिया से सऊदी आना चाहते हैं उनका सवाल है क्या PCR टेस्ट इस वक्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको PCR टेस्ट करवाना होगा, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं है। जिस कंट्री आप काम के लिए जा रहे हैं उस कंट्री की गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है। अगर आप सऊदी आते हैं तो सऊदी की गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि मुझे RT-PCR टेस्ट चाहिए। अगर आप दुबई जा रहे हैं तो दुबई की गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है मुझे RT-PCR टेस्ट और रैपिड टेस्ट चाहिए। तो आपको यह टेस्ट करवाना ही होगा और यह टेस्ट करवा करके आप जाएं। यह टेस्ट करवाने के लिए आप एयरपोर्ट भी टेस्ट करवा सकते हैं। जो PCR टेस्ट होता है वो 500 रुपये है, जो RT-PCR टेस्ट है वो भी 500, क्योंकि PCR और RT-PCR दोनों एक ही टेस्ट है। क्योंकि आप लोगों का सवाल होता है कि ये PCR टेस्ट क्या होता है और RT-PCR टेस्ट क्या होता है। यह टेस्ट एक ही है। अगर आप सऊदी आ रहे हैं, अगर आपका डायरेक्ट फ्लाइट है तो आप PCR टेस्ट करवाएंगे। और आपका सवाल ये भी है कि अगर वाया दुबई, वाया श्रीलंका, वाया कुवैत, वाया बहरीन है, अगर आपका कनेक्टिंग फ्लाइट है, एयरपोर्ट पे 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे स्टे है, तो आपको रैपिड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, आपका सिर्फ PCR टेस्ट होगा बस। जो यहाँ की अराइवल फॉर्म होता है और भी जो PCR टेस्ट होता है वही करवाना है। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है यहाँ आने के लिए, इसके ऊपर मैं फुल कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ, आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। 2-4 दिन पहले उस वीडियो को मैं अपलोड किया हूँ। तो इस तरह से आप आ सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। जो फ्लाइट की टिकट है, फ्लाइट की टिकट आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट से आप ले सकते हैं। ऑनलाइन भी आप मेक माई ट्रिप पे या और भी बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है, वहां जाकर के आप टिकट परचेज कर सकते हैं। टिकट परचेज करने से पहले खास करके आपको इन बात का ध्यान देना है, पहले चेक कर लेना है कि उसमें ट्रांजिट वीजा अप्लाई तो नहीं है। अगर होगा तो उस हिसाब से आप देख करके और टिकट। जो मेन और अहम मुद्दा है, अगर आप इंडिया से सऊदी आ रहे हैं काम के लिए, तो खास करके आपको इन बात का ध्यान देना है। अगर आपका कोई यार दोस्त आपको वीजा दे रहा है डोमेस्टिक वर्कर में, हाउस ड्राइविंग में, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका रिस्पॉन्सिबल है, आप बिल्कुल आ सकते हैं काम के लिए। और जो सैलरी का एग्रीमेंट होता है वो उस पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता। अगर आपका कोई यार दोस्त रिश्तेदार वीजा दे रहा है तो बगैर एग्रीमेंट का जो जुबान की एग्रीमेंट है वही होता है, जो उन्होंने उसको बोला वो सैलरी आपको मिलेगा। अगर किसी ऑफिस से आप वीज़ा लेकर के आप काम के लिए आ रहे हैं तो आप 1500 से नीचे एग्रीमेंट में ना आए, 1500 रियाल में कम से कम आप सैलरी लें, उसके बाद ही आएँ। और वीज़ा अगर आपका लग जाता है तो आप उसे नेट पे चेक करें, और वीज़ा कॉपी पे भी लिखा होता है कंपनी का नाम या कफिल का नाम। अगर किसी कफिल का नाम है तो समझ लो ये आपका कंपनी का वीज़ा नहीं है। अगर कंपनी का नाम है तो आप वो कंपनी का वीज़ा है। जो कंपनी का नाम है आप उसे क्रोम ब्राउज़र या नेट पे जा कर के गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं
कि वो कंपनी कैसा है, वो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, वो कंपनी सप्लायर तो नहीं है। अगर आप सप्लायर कंपनी में आना चाहते हैं तो ये आप बिल्कुल आप सावधान हो जाइए, सप्लायर कंपनी में आप भूल से भी मत आइएगा, क्योंकि सप्लायर कंपनी बहुत ज़्यादा दिक्कत का बात है। अगर आप ड्राइविंग में आते हैं सप्लायर कंपनी में, आप नए हैं पहली बार आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बैठाया जाएगा 1 महीने 2 महीने 3 महीने, जब तक आपका लाइसेंस नहीं बनेगा ट्रेनिंग होने के बाद। जब आपका लाइसेंस बन जाएगा उसके बाद वो आपको भेजा जाएगा काम के लिए। जब आपकी ड्यूटी स्टार्ट होगी तब से आपकी सैलरी भी स्टार्ट होगी। ये 3 महीने तक जो आप बैठेंगे वो 3 महीने तक वो आपको खाना देगा और रहने की जगह देगा, और सैलरी आपका स्टार्ट नहीं होगा। जब आपका काम स्टार्ट होगा उसके बाद ही आपका सैलरी स्टार्ट होगा। अगर आप लेबर वीजे में आ रहे हैं या किसी डोमेस्टिक वर्कर में आ रहे हैं तो खास करके आपको ये देखना कि सप्लायर कंपनी ना हो। सप्लायर कंपनी में जाते हैं तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप सपोज करो कि एक जगह पे आप काम के लिए आपको भेज दिया है और उससे वो 2500 रियाल सैलरी ले रहा है और आपको दे रहा है 1500 रियाल, तो वो 2500 रियाल के हिसाब से वो आपसे काम लेगा, तो काम आपसे हार्ड वर्क करवाएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि ऑफिस से बंदे लाएं, उससे काम मुझे ज़्यादा लेना है क्योंकि मैं ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ। ये आपके लिए दिक्कत। आप वहाँ पर 2 महीने काम करो, 4 महीने काम करो, 4 महीने बाद उसे बंदे की ज़रूरत नहीं, आप वापस कंपनी में आपको भेज दिया, तो आप दोबारा जब तक कफिल ये कंपनी आपको नहीं मिलता है तब तक आपकी सैलरी भी बंद होती है और आपको सैलरी नहीं मिलेगा। तो सप्लायर कंपनी में आने से पहले खास करके इन बात का ध्यान दें। अगर आपका कोई भी वीज़ा है तो आप नेट पे ज़रूर चेक करें कि यह आपका वीज़ा कैसा है, वो कंपनी कैसी है, उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बाद ही आप आएँ। और आने के बाद बहुत से भाइयों का ये सवाल है कि मैं आ तो गया हूँ, मुझे आए हुए 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, वीज़ा लग गया, इकामा लग गया, मैं वापस जाना चाहता हूँ। आप वापस जा सकते हो। आपके पीछे जो कफिल या कंपनी ने पैसे खर्च किए हैं वो पैसे आपको कहेगा भाई पैसे पे करो, उसके बाद जाने दूंगा। तो इन चीज़ का आपको खास करके ध्यान देना है, और नहीं ध्यान देते हैं तो आने के बाद फिर रोने के सिवा कुछ नहीं है। फिर आप इंडियन एम्बेसी जाओ, तहरील जाओ, जेल जाओ, कोई जल्दी सुनवाई नहीं करेगा। और सुनवाई होगा तो इंडियन एम्बेसी में होगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत धक्के आपको खाना होगा। अगर नए बंदे आते हैं तो आपको खुद मालूम नहीं होता है कि ये इंडियन एम्बेसी क्या है, तहरील क्या है, और आपको अरबी जुबान भी नहीं आता, आप किससे हेल्प मांगोगे। यहाँ पे कोई किसी का हेल्प नहीं करता है, कोई किसी से बात करके राजी नहीं होता। फ़ोन पे हर आदमी कहता है आओ मैं देख लूँगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। जब सामने जाओ तो कोई हेल्प करने वाला नहीं, आपको ही करना, आपको जो करना है। तो खास करके इन बात का ध्यान दें। अगर आप सऊदी में काम करके गए हैं या आप सऊदी काम के लिए पहली बार आना चाहते हैं और आपका नया वीज़ा है, वीज़ा आपका स्टैंप हो गया, चाहे वो वीज़ा आपका किसी कंपनी ने दिया है या आपके किसी यार दोस्त ने दिया है, वीज़ा स्टैंप होने के बाद अगर आप कहते हैं कि मुझे नहीं जाना है और मुझे वीज़ा कैंसिल कराना है, तो वो वीज़ा आपका कैंसिल हो सकता है। उसके लिए जहाँ से आपका वीज़ा स्टैंप हुआ वहाँ जा कर के ये सारा डॉक्यूमेंट सबमिट होगा एम्बेसी में, और वीज़ा एक हफ्ते के अंदर कैंसिल हो जाएगा। इसमें 5000 रुपये का खर्च होगा। सवाल ये आता है कि जिस भी कंपनी से आप वीज़ा लेते हैं, जिस ऑफिस से, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको पैसा रिफंड करता है या नहीं करता है। वो वीज़ा कैंसिल होने के बाद वही वीज़ा दूसरे पासपोर्ट पे स्टैंप हो जाएगा और आपके जगह दूसरा आदमी जा सकता है। और वीज़ा कैंसिल करवाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। अगर आप एक बार वीज़ा स्टैंप करवा लेते हैं पासपोर्ट पे, अगर आप नहीं जाते हैं तो आप जब तक वीज़ा कैंसिल नहीं करवाएंगे तो आप किसी दूसरा वीज़ा आप स्टैंप भी नहीं करवा सकते हैं उस कंट्री में जाने के लिए। तो आपको भी वीज़ा कैंसिल करवाना ज़रूरी है, और जिनका वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगा है उनको भी कैंसिल करवाना ज़रूरी है, क्योंकि उसी वीज़ा पे वो दूसरा बंदा मंगवाएगा। तो इस तरह से आप वीज़ा को भी कैंसिल करवा सकते हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों का सवाल होता है वीज़ा। आज का ये 2-4 अपडेट था, मैं चाहूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।